अरे आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन श्री। थैंक यू वेरी मच। लेकिन बर्थडे मेरा नहीं, मिन्नी का है। जी हमने मिन्नी को मुबारकबाद दी। भाई आदित्य, वो तुम्हारी मिसेज नहीं आई? वो क्या? अरे हाँ, कंग्रेचुलेशन डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने हमारी इस खुशी में शामिल होकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कमाल करते हैं आप। एहसान तो हमें मानना चाहिए कि आपने हमें याद किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ कीजिए, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मिन्नी, बेटे अब किसका इंतजार हो रहा है? चलो केक काटो। चलो। ऐसे बच्चों की तरह बर्थडे मनाते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन डैडी इंसिस्ट करते हैं, इसलिए मनाना पड़ता है। बच्चे 60 साल के भी हो जाए ना तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। वेल सेड, वेल सेड। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। मैं के बोल रहा हूँ। काम हो गया? मैंने पूछा काम हो गया? जी वो पास की बस्ती वाले लोग भी आ गए थे, इसलिए हम जमीन से उन्हें हटा ना सके। कल तक जमीन खाली हो जानी चाहिए। जमीन कल तक खाली हो जानी चाहिए। करेंगे साहब जी, करेंगे, नहीं तो मरेंगे। जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो, सुमेर राजवंश है? मैं के बोल रहा हूँ। तो आप हैं मिस्टर के? कहिए। गुड मॉर्निंग। लीजिए राजा साहब, मैदान साफ हो गया है, आप काम शुरू कीजिए। और कोई खिदमत? थैंक यू वेरी मच। अब तो आपको तकलीफ देते ही रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। बाय। यहां ये जगह कुछ कम रह गई है,
मेरे ख्याल से इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में यहाँ काफी खाली जगह होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा सा पार्क बना जा सकता। तो फिर शॉपिंग सेंटर बीच में नहीं बन सकता? मेरे ख्याल में ये सेंटर में बनना भी नहीं चाहिए। अगर साइड में यहाँ बने तो ट्रैफिक की आवाज डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। तुम ठीक कहती हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई खास तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। राइट। मैंने अखबारों में इश्तिहार देने के लिए पब्लिसिटी का सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। फाइनल अप्रूवल आते ही हम पब्लिसिटी शुरू कर देंगे और साथ में टेंडर्स का नोटिस भी जारी कर देंगे। तो क्या ब्रोशर का ख्याल छोड़ दें? ये आपसे किसने कहा? हम ब्रोशर जरूर छापेंगे, इससे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, मैं ब्रोशर के डिजाइन प्रेस में दे देता हूं, आप अखबारों में इश्तिहार भेज दीजिए। राइट। थैंक यू सर। वेलकम। देखा, मैंने अखबारों में छपवाने के लिए इश्तिहार का ये डमी तैयार किया है, इसे देखो जरा। वेल डन सुमेर, वेल डन। अब परली तो वहां बातों में लग गया, नीचे जाकर टेबल्स लगवा दे। मैं अभी डैडी से मिलके आती हूँ। हेलो डैडी। हेलो। क्या है, कंबल के नीचे क्या छुपाया है? कुछ नहीं, वो कंबल खिसक गया था, उसे ठीक कर रहा हूँ। देखूं तो सही, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कुछ नहीं, अखबार है। कहा ना मैंने, अखबार है। ओह, तो आपको वो बटलर की औलाद अपने कारनामों की रिपोर्ट्स चोरी छुपी भेजता रहता है? ये ब्रोशर इस अखबार में था, हर किसी को मिला होगा, किसी ने खास तौर से नहीं भेजा है। और ये अखबार क्यों छुपाया था? अखबार में भी ढिंढोरा पिटवाया है, खबर भी छपवा दी। ठीक है डैडी, ठीक है। अगर मेरे दुश्मनों की खुशी में शरीक होकर आपको खुशी मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मगर सुन लीजिए, अगर आइंदा ये चीथड़ा अखबार इस होटल में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? ये अखबार क्यों नहीं आएगा? पिछले महीने तक तो हर रोज इसमें तुम्हारे इस होटल अपोलो का इश्तिहार छपता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी पब्लिसिटी होती थी। अब यही नेशनल पेपर चीथड़ा बन गया, क्यों? इसलिए कि इसमें राजवंश बिल्डर्स का इश्तिहार छपा है। पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसीलिए आपने ये अखबार और ये ब्रोशर मुझसे छुपाने की कोशिश की थी? इसलिए छुपाने की कोशिश की थी कि अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मालूम नहीं इस जुनून का अंजाम क्या होगा। खिड़की से कूदकर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन वो बटलर इस तरह अपना ढिंढोरा पीट पीट कर बहुत बड़ा बिल्डर नहीं बन सकता। उसकी हिम्मत तो देखो, आदित्य धनराज से टक्कर लेने लगा है। तुम्हें इससे ये नहीं पता लगता कि वो किस मिट्टी का बना है? देख लेना डैडी, धनराज वाले उसे खाक में मिलाकर रख देंगे। आखिर उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? उसे तो अब ये भी याद नहीं होगा कि हमने कभी उसे खरीदने की कोशिश की थी। याद नहीं होगा तो अब याद दिलाऊंगी कि उसकी असली औकात क्या है। ठीक है, जो जी में आए करो, पर मुझे चैन से मरने दो। एक वक्त तरसता था तुम्हें देखने के लिए, लेकिन अब मेरी सूरत से भी नफरत हो गई है। ठीक है रहना, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मिन्नी, मिन्नी, मेरे मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। मिन्नी, बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। क्या? मलाड की जमीन के लिए आदित्य धनराज से टक्कर लेने वाले सुमेर राजवंश ने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी। वाह रे मेरे शेर, कोई तो माई का लाल पैदा हुआ उससे टक्कर देने वाला। इश्तिहार भी दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत है। वाह रे मनमोना, तू भी मुकद्दर का बहुत धनी है। एक सहारा छूटा तो भगवान ने दूसरा भेज दिया। अब उठ, ऐसे सुनहरी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उठ।
ठीक है इरशाद भाई, आप पेशन जी से कह दीजिएगा कि दोनों बिल्डिंग्स की बुकिंग का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है इन 6-7 महीनों में जमीन के भाव कितने बढ़ गए हैं? अरे इरशाद भाई, मैं इसी धंधे में हूं, मुझे मालूम नहीं होगा तो और किसे मालूम होगा। मनमोहन धनराज? अच्छा, अपनी इस बंबई में कितने धनराज होंगे? क्या मालूम, नाम मालूम नहीं कितने होंगे, लेकिन खानदान तो सिर्फ एक ही है इस धनराज इंटरप्राइजेस वालों का। भेज दो। ठीक है, आप दोनों बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की तैयारी कीजिए, मैं जरा इन साहब से मिल लूं। जी। आइए बैठिए। फरमाइए। क्या कहूं राजा साहब, मेरा नाम सुमेर राजवंश है, मैं कोई राजा वाजा नहीं। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? खानदानी लोग ही खानदानी लोगों को पहचानते हैं राजा साहब। क्या हुआ अगर राजपाट छिन गया तो? लेकिन रगों में खून तो शाही खानदान का ही दौड़ रहा है ना। लगता है आप मेरे बारे में काफी कुछ दरियाफ्त करके आए हैं। किसने भेजा आपको यहाँ? आदित्य धनराज ने? क्या लगते हैं आप उसके? एक जमाने में उसका चाचा लगता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही तो उठाकर सड़क पर फेंक दिया। राजा साहब, अपने जमाने में मैं भी शहजादा था, सोने चांदी के बर्तनों में खाया करता था, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। राजा साहब, बस आपकी शरण में आया हूं। बात कुछ समझ में आ नहीं रही। क्या आप वाकई आदित्य धनराज के चाचा हैं? सगा चाचा था, लेकिन अब सब रिश्ते टूट गए। बाप दादा की जायदाद क्या मिली, सारी इंसानियत नीलाम कर दी। आपकी सोच में डूब गए राजा साहब। सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा सठिया गया, मालूम नहीं क्या अनशन बकरा है। लेकिन धनराज का ये बेटा मनमोहन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेईमानी नहीं। बेईमानी? जी हां, बेईमानी। ये मनमोहन सब जानता है कि ये जायदाद, फैक्ट्रियां उसने किस हेरफेर और बेईमानी से बनाई हैं, सब जानता। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे क्या लेना देना? अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर होगा राजा साहब। आपने उससे बढ़कर बोली देकर उसे चुनौती दी है, और आज तक जो भी कोई उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है उसे उसने कुचल कर रख दिया। लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप मेरे पास क्यों आए? मैं यहां भीख मांगने नहीं आया राजा साहब, हालात से मजबूर होकर आपकी शरण में आया हूं। अपने वक्त में मैं भी एक बिल्डर था। आपका इश्तिहार इस अखबार में देखा तो चला आया। आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा दफ्तर है। राजा साहब, मुझे भी किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे अरे अरे, आप इतने बुजुर्ग होकर मेरे पांव पकड़ रहे हैं। मजबूर हूं राजा साहब। इस मोरे को आप प्यादा समझ लीजिए, बड़े काम की चीज है। तजुर्बेकार और सही मशवरा देने वाला आप आजमा कर देखिए। ठीक है, आप बाहर जरा इंतजार कीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं कि आगे क्या किया जाए। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी सल्तनत आपको वापस कर दे। शुक्रिया राजा साहब। जुनू